हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एज के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम एमसीक्यूज के थ्रू। ये करंट अफेयर्स आने वाले फिल्म्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से है। वहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल और गाइडेंस मिल जाएगा। आज का हमारा पहला सवाल है लेटेराइट सॉइल से रिलेटेड। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहले हमें स्टेटमेंट में दिया है कि लेटेराइट सॉइल के लिए लो टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल सूटेबल है। लेटेराइट सॉइल पोटास, बॉक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड इनमें रिच होती है। टी और रबर इनको हम प्लांट कर सकते हैं लेटेराइट सॉइल के अंदर। देखिए, पहला अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं, लेटेराइट सॉइल को हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, क्लास 11th के अंदर भी हम इसको देखते हैं। लेटेराइट सॉइल के लिए जो सूटेबल कंडीशन है वो है हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ज़्यादा तापमान होना चाहिए, अधिक वर्षा होनी चाहिए। यहाँ पे लो टेम्परेचर दिया है जो कि गलत हो जाएगा। पहला हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो चुका है। अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो लेटेराइट सॉइल रिच होती है एल्यूमिनियम एंड आयरन में। अब इसको याद कैसे करोगे? इंडिया में कई सारी मिट्टी है, तो अगर लेटेराइट सॉइल की बात करें तो आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो इसकी, कि अली नाम से इसको याद रख सकते हो। अली, ALI, एल्यूमिनियम एंड आयरन में ये रिच होती है। तो फेरिक ऑक्साइड का मतलब वही होता है, आयरन ही होता है, क्योंकि फेरस इज आयरन। बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम का, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर पोटास की बात करें तो लेटेराइट सॉइल पोटास में रिच नहीं होती है, डेफिशिएंट होती है, पोटास में बहुत कमी होती है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा बिल्कुल सही है। टी, रबड़, कैशू, काजू, इन सबको हम उगा सकते हैं लेटेराइट सॉइल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा सिर्फ स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो, ये लाल रंग की मिट्टी होती है और इससे ईंट यानी कि ब्रिक, जो घरों में बनाने के लिए ईंट यूज़ होती है, वो हम इससे बना सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे। भारत के अंदर अगर बात करें तो हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर अरावली जो श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर हमारे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटों में देखने को मिलती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है ये। उड़ीसा में भी हमें देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात करें तो मेघालय में, क्योंकि मौसम राम जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। और ये लाल मिट्टी जो लेटेराइट है, रेड का नाम आ गया, ये जो लेटेराइट मिट्टी है कुछ इस तरीके की अपने को देखने को मिलती है। ओनली इसमें जैसा कि आपको पता है कि 3 नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, मेंस के लिए प्रोग्राम DMP, IDMP। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि भाई कुछ डाउट्स होंगे कि इन कोर्सेज़ की क्वालिटी कैसी होगी, क्या मेरा टाइमिंग शेड्यूल कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको 5 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, और 5 दिन का फ्री ट्रायल आप देख सकते हैं 26, 27, 28, 29, 30। और यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं प्रीलिम्स वाइज। और मेंस की आंसर राइटिंग में अगर हम बात करेंगे तो 28 तारीख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 29 को सोशल जस्टिस और 30 तारीख को एथिक्स। आपको जाना होगा dpp.onlyis। वहाँ पे आप जो भी कोर्स देखना चाहते हो, प्रीलिम्स के लिए DPP है, मेंस के लिए DMP है, और इंटीग्रेटेड के लिए IDMP है। लॉग इन करिए, साइन अप करिए। अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है, वहाँ पे फिर बाद में आएगा लर्न सेक्शन, और अपने आप को वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई इशू हो, आपको कोई डाउट हो इनसे रिलेटेड, तो फ़ोन नंबर है 7007931912। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्राउंड वाटर का क्या इम्पैक्ट होता है अगर हम ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ करेंगे? तो 4 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि वाटर टेबल नीचे हो जाती है। दूसरा बोला है कि सरफेस की जो वाटर सप्लाई है वो इम्पैक्ट होती है। लैंड सबसिस्टेंस होती है। वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होती है। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन से पानी आता है। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट के घर में बोरवेल होगी, सबमर्सिबल जिसको बोलते हैं। तो बोरवेल का मतलब यही होता है, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस पे जो हैंडपंप लगा होता है वो सब ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। अगर ग्राउंड वाटर का ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो वाटर टेबल बहुत नीचे चली जाएगी। वाटर टेबल नीचे का जाने का मतलब होता है
कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा एरिया था जहाँ पे 50 मीटर अगर हमने बोरवेल कर दिया है तो पानी निकल जाता था, बट अभी वहाँ पे ऐसा हो गया है कि हमें 100 मीटर तक यानी कि लगभग 300 फीट से ज़्यादा हमें उसको ड्रिल करना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं लोअरिंग द वाटर टेबल। स्टेटमेंट नंबर 4 में वाटर क्वालिटी डिग्रेड बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम डाउन जाते जाएंगे तो कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, कैडमियम, यूरेनियम, ये सब क्या होते हैं वहाँ पे सीपेज, ये मतलब रिसने लग जाते हैं और पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। पहला और चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और बहुत इजी सा है, ऑब्वियस सी बात है, आप में से सभी को ये पता होगा। बात आती है कि रिड्यूस सरफेस वाटर सप्लाई एंड लैंड सब्सिस्टेंस। देखिए नदियों में जो पानी होता है उससे क्या होता है कि जो एक्वीफर होते हैं वो रिचार्ज होते हैं। नदियों का पानी, बारिश का पानी वो धरती में धीरे धीरे नीचे चला जाता है। अब क्या होता है, कई बार धरती के अंदर भी इतना ज़्यादा पानी हो जाता है और वो कैपिलरी जो एक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में केशिकात्व बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है पानी धीरे धीरे जो है कई बार ऊपर आने लग जाता है और जो नदियां हैं, तालाब है, इनको भी वाटर सप्लाई मिलती है। जब पानी बहुत नीचे चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नदियां हैं, तालाब हैं, जो सरफेस वाटर सप्लाई है वो इम्पैक्ट होगी। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। अब लैंड सब्सिस्टेंस के बारे में देखते हैं। लैंड सब्सिस्टेंस क्या होती है? देखो आपने ये कई बार कुआं देखा होगा, ये इस तरीके से कुआं देखा होगा। मान लीजिए कि आज पानी यहाँ तक है, इस ए लेवल तक पानी है, ठीक है। 10 साल बाद में ये पानी जो है वो बी लेवल तक आ गया। अब क्या होगा कि ये ए जहाँ तक पानी था वो पानी हट चुका है, अब पानी का जो लेवल नया बी बन चुका है। तो ये जो लैंड थी, ये जो ज़मीन है, ये जो इस साइड से, इसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, इनको कोई फोर्स नहीं मिल रहा है। यहाँ नीचे वाटर जो है, वाटर तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल फोर्स जो है वो लगा रहा है, बट ऊपर से नहीं लग रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ज़मीन जो है वो धड़धड़ा के नीचे गिर जाती है। गांव में जो लोग रहते होंगे उन्हें इस बारे में जानकारी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कुआं, या अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस साइड में रहते होंगे तो आपको पता होगा कुआं, कोई कुंड, टाँका, वो अचानक से नीचे खिसक के गिर जाता है। तो उसका रीज़न यही है। फिर से हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट, चौथा करेक्ट। हिंदी में आप यहाँ पे देख पाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी से रिलेटेड दिया हुआ है। ये बॉडी बहुत न्यूज़ में रहती है। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। दूसरा इसमें बोला है कि ये मैनेजमेंट करता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में ही था, क्योंकि इनको जो बैंड दिया गया है ±4% की, आपको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की जो दर है वो ±4% यानी कि 2% मिनिमम, 6% मैक्सिमम रखनी है। तो पहला बिल्कुल अपना स्टेटमेंट सही है, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके बनाया गया। और दूसरा मनी सप्लाई इन इंटरेस्ट रेट को भी ये चेंज करते हैं। रीज़न क्या है कि आरबीआई की आप मीटिंग देखते होंगे, बाई मंथली 2-2 महीने में इनकी मीटिंग होती है। वहाँ पे ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर ये सब चेंज करते रहते हैं। उससे मनी सप्लाई मार्केट में चेंज होती है। फॉर एन एग्जांपल हम सिर्फ रेपो रेट का एग्जांपल लेते हैं। आरबीआई क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है बैंक्स वगैरह को, बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो रेपो रेट पे देती है। रिवर्स परचेजिंग ऑप्शन इसको बोलते हैं हम, रेपो को। कई बार क्या होता है कि रेपो रेट इंक्रीज कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बैंक वगैरह जो हैं वो उतना ज़्यादा आरबीआई से कर्जा नहीं लेते हैं, लोन वगैरह नहीं लेते हैं। जब रेपो रेट डिक्रीज हो जाती है तो ऐसे में होता है कि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो ये अपनी है कमेटी है आरबीआई के अंदर जो बनी हुई, इसका यही काम होता है। यहाँ पे आप पहला सही है, दूसरा अपना सही है। और अभी रिसेंटली आपको ये न्यूज़ में थी, तो इसको अपने को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर कब बना, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, इसके बाकी सारी चीज़ें भी अपने को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पैसेज एक्सरसाइज के बारे में दिया है। देखो पैसेज एक्सरसाइज के बारे में फ्रांस, चाइना, रशिया, श्रीलंका, ये जो पैसेज एक्सरसाइज होती है कई सारे देशों के साथ होती है। इंडोनेशिया, रशिया, यूएसए, बट अपने में दिया हुआ है फ्रांस, चाइना, रशिया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। रशिया के साथ अभी ये हुई थी, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं सीडीएस या सीएपीएफ एसी या इस तरीके के एनडीए वगैरह के जो एग्ज़ाम है उनमें ये सब आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का कौन सा मेंबर नहीं है? बहरीन, कुवैत, ईरान और यमन। देखो अगर हम 3 नंबर स्टेटमेंट पे जाते हैं तो ईरान हमें नज़र आता है।
गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का सबसे जो पावरफुल मेंबर है वो है सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरब, और उसके टक्कर में है ईरान। तो सऊदी अरब और ईरान इन दोनों के आपस में नहीं बनती है। एक रीज़न तो ये है कि दोनों में से रीजनल जो पावर है वो कौन बनना चाहता है। ईरान भी चाहता है कि मैं रीजनल पावर बनूं और सऊदी अरब भी चाहता है कि मैं रीजनल पावर बनूं। दूसरा है शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट। चौथा है कि यमन भी नहीं है, सऊदी अरब और यमन के भी बीच में भी टेंशन चलती रहती है। बहरीन और कुवैत दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। मैप के थ्रू अगर देखेंगे सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सब। और यहाँ पे आप आंसर की देख सकते हैं, पहले का बी, दूसरे का डी, सी ए। कल अपना जो सवाल था वो था कि भारत में ऐसी कौन सी पहली महिला है, भारतीय महिला, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू जी। आज आपको जो बताना है वो बताना है कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी मिट्टी है, कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, मतलब ऐसी मिट्टी बतानी है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सकें। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर।